नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। जैसा आप सभी को पता है कि दिवाली का त्यौहार काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है हमारे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे अभी तो पूरे विश्व के कई देशों में ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप सभी से यही आशा होगी कि ये सभी का त्यौहार अच्छे से गया होगा, परिवार में आपके सभी खुश होंगे। जैसा कि मैं दिवाली से पहले भी बोल के गया था कि आप अपने घर पर जा रहे हैं, कुछ लोग तो पहुंच भी चुके थे घर पर, क्योंकि स्टूडेंट में एक जिज्ञासा होती है घर जाने की, क्या जल्दी से चलो, दिवाली आने वाली है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, कुछ ऐसा होता है, किताबें खोलने का मन नहीं करता। तो खैर फाइनली आप हुआ है घर पे, और घर से भी कुछ लोग लौट रहे हैं और आ भी गए हैं। तो चलिए, दिवाली के इस भारतवर्ष में जो दिवाली बनाई गई इस महापर्व के बाद आज हमारा ये पहला लेक्चर है और एक बड़ा त्यौहार है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जब भी कोई स्टूडेंट है तो आप यकीनन मानिए कि आप एक से होली और दिवाली, दो त्यौहार ऐसे हैं कि आपको घर जाना चाहिए और अनिवार्य है, क्योंकि दो त्यौहार ऐसे हैं जहां पर आप अपने फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों को टाइम दे सकते हैं, अपने जो मित्र हैं, आपके जो कलीग हैं, उनको भी वक्त दे सकते हैं, क्योंकि ये एक फुर्सत के दिन होते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपका त्यौहार अच्छा गया होगा और हमारा भी त्यौहार अच्छा गया। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने लेक्चर को दिवाली से पहले छोड़ा था। अब वहीं से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यानी आज हमारा जो भी आप देखना चाहोगे यूट्यूब पे, जो ये वीडियो पब्लिश किया जाएगा, तो वहां पे आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के नाम से ये पब्लिश होगा। तो पार्ट 3 क्यों, आप सभी को पता है, जब भी हम कोई भी लेक्चर को जहां पर छोड़ते हैं तो उससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो होता है वो अगले पार्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों की, और आप सभी को पता है कि हम मूल अधिकारों में कहां तक पहुंचे थे। ओके, तो मूल अधिकारों की हम बात करते हैं, और मूल अधिकारों में हम अनुच्छेद 13 पढ़ा चुके थे मे बी, क्योंकि 13 को समझाने की कोई हमें जरूरत भी अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो में, यानी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पूरी तरह क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। लेकिन अब आगे हम चलते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। ठीक है, तो सभी डालेंगे अनुच्छेद 14। देखो, कभी कभी किसी स्टूडेंट को यह लगता है कि सर पॉलिटिक्स कहीं हद तक, अरे किस हद तक इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतना बता दूं बच्चों कि पॉलिटी, जो हमारी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस कही जाती है, ये कहीं हद तक और हर कंपटीशन में आने वाला एक क्राइटेरिया है। यानी इंडियन पॉलिटी एक वो सब्जेक्ट है जो आपके पूरे भारत में, यानी एक हमारी गवर्नेंस का एक यूनिट काम करता है, जिसे आप इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और इंडियन पॉलिटी में जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हैं, तो उस समय आप कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं। और संविधान एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप इसको ये बोलते हैं कि झूठ मांस मान के छोड़ भी दें तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप में कवर करता है, नंबर भी कवर करता है, आपकी कट ऑफ को भी इंक्रीज करता है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जीके का सबसे बड़ा पार्ट इंडियन पॉलिटी है। हालांकि ज्योग्राफी भी अपने आप में एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी ले लेते हैं, इंडियन पॉलिटी ले लेते हैं और इंडियन हिस्ट्री ले लेते हैं। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली है। तो प्लीज इन तीनों सब्जेक्ट पे अपनी निगाह रखिए, जिसमें आप सभी को पता है कि इस संस्था के माध्यम से शिवांशु सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बड़ी शानदार। तो वहां से आप ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, तो यहां से आप पॉलिटी और हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 की तरफ चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट कैसे, देखो, आर्टिकल 13 में मैंने एक बात कही थी आप सभी से, और आर्टिकल 13 में ये मैंने बोला था आपसे कि आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि संसद को अधिकार है, आप जानते हो संसद को एक राइट है, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, यानी संवैधानिक संशोधन की शक्ति उसके पास है, और उसका प्रयोग करके वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन, परिवर्तन, यानी उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, यानी अमेंडमेंटिंग जो पावर है आर्टिकल 368 में, वो पार्लियामेंट के पास होती है। और पार्लियामेंट मूल अधिकारों के किसी भी ढांचे में, किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, उसका निरसन भी कर सकती है, यानी कुल मिला के चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसका किसी भाग को हटा भी सकती है।
या किसी भी भाग में परिवर्तन करके उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, लेकिन हमारी संसद को, यानी हमारी भारतीय संसद को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वह मूल अधिकारों के मूल ढांचे में छेड़खानी करे। आप सभी को पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्या है, मैग्ना कार्टा है। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा पत्र, यानी वही संविधान का मूल ढांचा है। हालांकि संविधान का मूल ढांचा प्रस्तावना भी है, मूल अधिकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, कई सारी चीजें हैं, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, इलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात कही जाती है कि संसद संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। उसमें डिस्टर्बेंस, संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करके संसद से पारित हुए किसी भी बिल या कानून को तुरंत खारिज कर देती है यदि वह बनाया गया कानून हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है या मूल अधिकारों से असंगत है। तो यह था आपका आर्टिकल 13। लेकिन अब आप आते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। और आर्टिकल 14 मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में एक कैप्सूल सिस्टम काम करता है। तो कैप्सूल सिस्टम में इसको कैप्सूल बोलता हूं। 14 से लेके 18 आप सभी को पता है हमारे पास 6 मूल अधिकार थे। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 6। और 6 मूल अधिकार की हम बात करें तो उनमें से पहला मूल अधिकार था 14 से लेके 18, जिसे आप क्या कहते हैं, समता का अधिकार। क्या कहते हैं, समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। एम आई राइट, मैं सही कह रहा हूं आप सभी से। चलिए, तो समानता का अधिकार, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 की तरफ चलते हैं। और आर्टिकल 14 ये कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, इस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, इन संविधान के अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है, यानी आप सभी को पता है कि हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं, अपने अपने समुदाय, अपनी अपनी जाति, अपना अपना धर्म। मैं भेदभाव नहीं कर रहा, मैं केवल बता रहा हूं जिस उपजाति, जिस जाति और जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वो एक हमारी पहचान हो सकती है, लेकिन हम उस पहचान के आधार पर भेदभाव करें यह बिल्कुल गलत है। भाई, पहचान आदमी की हो सकती है, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से आता हूं तो ये मेरी पहचान है, लेकिन मैं हिंदू धर्म का पहना ओढ़ के किसी अन्य धर्म की आलोचना करूं तो ये ना तो सेकुलरिज्म है, ये क्या है, ये कट्टरवादा है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं तो साफ कह रहा हूं। तो फिर भी इस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण एवं विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, यानी एक बात मैं आपसे बता दूं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विधियों के समान संरक्षण को बोला जाएगा। यानी इस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, भारत की राज्य क्षेत्र में, यानी भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को विधियों के समक्ष समानता, यानी जस्टिस बिफोर द लॉ, ओके, जस्टिस बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, यानी कुल मिला के कहा जा रहा है कि विधियों के समान संरक्षण और विधियों के सम्मुख समानता। ठीक है, यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड जस्टिस बिफोर द लॉ। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, इसे कहा जाएगा इक्वलिटी
बिफोर द लॉ। एंड इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। प्रोटेक्शन बोल देते हैं आप, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। ओके, यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ और प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, यानी विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिला के यह से वंचित नहीं किया जा सकता, से वंचित। वंचित का मतलब होता है जैसे कि छोड़ देना किसी व्यक्ति से। जैसे कि ऐसे आज मुझे मान लो आपके घर में 3 मेंबर हैं और 2 मेंबरों के साथ वो सब काम हो रहे हैं जो तीसरे मेंबर के साथ वो काम नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिला के तीसरा व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, पिछड़ा हुआ समझता है। वो ये सोचता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है। चाहे फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, चाहे मेंटली टॉर्चर हो सकता है व्यक्ति किसी भी तरीके से, चाहे उसका आर्थिक शोषण ही क्यों ना हो रहा हो। तो कुल मिला के एक तो इको एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक फिजिकली हो सकता है और एक मेंटली हो सकता है। ठीक है, तो 3 तरीके का शोषण आदमी झेल सकता है। तो कुल मिला के किसी भी व्यक्ति को जो भारत के राज्य क्षेत्र में आएगा उसके साथ किसी भी तरीके से कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता उसको दी जाएगी। तो लिखेंगे से वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अर्थात अब आपको मैं मीनिंग बताता हूं। एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है कि इसका मीनिंग जान लेते हैं पहले कि विधियों के समक्ष समानता का मतलब क्या है। विधियों के समक्ष समानता, देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है। आप एक बार सोचिए कि यदि मैं इससे आपसे मीनिंग पूछ रहा हूं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसका मीनिंग जानने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। एक बार सोचना, एक बार माइंड से सोचो, एक बार ये भी विचार कीजिए कि थॉट लाइए, थॉटों को क्रिएट कीजिए, तभी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल होती है। विधियों के समक्ष समानता, विधियों का समक्ष समानता का मतलब होता है यानी जस्टिस यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। जैसे कानून की नजर में समक्ष समानता यानी इक्वलिटी, चाहे कोई व्यक्ति अमीर गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, ठीक है, पैसे वाला है कोई मैटर नहीं करता, गरीब है कोई मैटर नहीं करता, ऊंचा है नीचा है, जात क्या है उसका धर्म क्या है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन तो इसके प्रकार से मैं से यह कह सकता हूं कि व्यक्ति चाहे, आप लिख सकते हैं इसमें कि व्यक्ति चाहे कैसा हो, जैसे कि व्यक्ति चाहे या तो अमीर या गरीब हो, अमीर गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात करें ऊंचा या नीचा हो, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग ये कह देते हैं, आज भी हमारे भारत में, आज भी हमारे इंडिया में ऐसी कई सारी कम्युनिटी हैं, ऐसे कई सारे सर्किल बने हुए हैं जो आज भी कुछ लोगों को नीचा कहकर जज करते हैं। उनसे कहते हैं आप लोअर कास्ट के हैं, कि हो रहा है हकीकत, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये मैं ही कह रहा हूं और कोई मनगढ़ंत कहानियां हैं, नहीं है। आज भी आप भारत के किसी भी गांव में चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, ऊंची जाति के लोग आज भी अपने आप को ऊंचा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा अधिकार तो मतलब सारे रिसोर्सेस पे हमारा जो अधिकार है वो तो जन्म सिद्ध है, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन बाकी जो जातियां हैं उनको वो नीचा मानते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं, मैं खुद देख कर आया हूं। एक बार हमारा दौरा हुआ था, दौरा का मतलब है हम वहां पर कुछ दिन बिताने गए थे अपने दोस्त के यहाँ। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, कुल मिला के, ठीक है। तो हम वहां गए थे कुछ दिन के लिए, क्योंकि काफी टाइम बाद मिले थे। जब होते हैं ना दोस्त मिलते हैं तो आपस में कहते हैं यार कभी घर नहीं आए हमारे यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज चलते ही हैं। वो एक्चुअली में वो जा भी रहा था, तो वो मुझसे मिलते हुए जा रहा था।
तो उस समय क्या हुआ, हमने भी बोला कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारे गांव चलते हैं आज, लाओ। तो गांव गए हम। गांव जाके जैसे, अब गांव में तो सारी सब एक जैसे रखते हैं, गांव को बाहर से क्या देखना, जब गांव को अंदर से देखा जाता है ना, तब अंदर से सीना खोखला हो जाता है बच्चों। और जब ऐसा लगता है कि यहां पर क्या चल रहा है, अभी दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। दुनिया प्रौद्योगिकी की बात करती है, विज्ञान की बात करती है, दुनिया एआई पर चल रही है, दुनिया चैट जीपीटी पर आ रही है, दुनिया रोबोट और रोबोटिक्स दुनिया में जा रही है। लेकिन आज हम कहां पर हैं? आज हमारे भारत का एक गांव और वहां के लोगों की सोच कैसी है। वो ये लोग कहते हैं कि अरे वहां मत जाओ, ये नीची जाति का है। तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या इस किताबों को तो पढ़ाना बेकार ही था। और फिर ऊपर से ये वो लोग ये और कहते हैं कि भाई साहब पढ़ा लिखा करो, कुछ नहीं होता। मतलब ये वो लोग कह रहे हैं जो आज भी जात पात कर रहे हैं। बिल्कुल ये हकीकत है, ये हमारे भारतीय समाज की हकीकत है। जो लोग बूढ़े बड़े ये कहते हैं गांव में कि पढ़ा लिखा करो, नौकरी लगा करो, वो केवल पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि बेटा नौकरी चढ़ जाओ। पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी एक हो सकता है, वो एक साधन है जीवन जीने का, लेकिन पढ़ाई का असली एजुकेटेड पर्सन कभी भी ऊंच नीच नहीं करता। देखा है क्या कभी आपने? बताइए। हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अभी बात करें, कितने बड़े एजुकेटेड पर्सन थे, रतन टाटा जी। उनके मुंह से वो तो जानवरों से भी प्यार करते थे, इंसान तो छोड़ो। तो ये होते हैं एजुकेटेड पर्सन। वो एजुकेटेड नहीं है कि गांव में जमीनें इतने पड़ी हैं, हमारे पास ये पड़ा है, हमारे बेटे पुलिस में है, फलाना टिकाना, कई नौकरियों पर चढ़ गए, लेकिन फिर भी उस घर में आज यही बातें होती हैं। वो उस जाति का, उसको मत आने देना, वो शादी में नहीं आना चाहिए, वो उस जाति का है, वो उस कम्युनिटी का है। और देखा जाए तो घर में सारे सरकारी नौकर हैं वहां से। ये हालत है हमारे भारत की। बस पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, कुछ गांव की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे कोई व्यक्ति संविधान की नजर में अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊंचा है नीचा है कैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, उसका सामाजिक स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाता है कि अमीर है चाहे गरीब है, ऊंचा है चाहे नीचा है, और चाहे वो व्यक्ति कैसा है, यानी पिछड़ा हुआ है या समण वर्ग का है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि संविधान ये कहता है कि मेरे सामने सब बराबर हैं। यानी संविधान क्या कहता है कि मेरे समक्ष सब बराबर हैं। तो संविधान का अर्थ हुआ यहां पर, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि सभी व्यक्ति मेरे समक्ष समान है। भाई साहब, सभी व्यक्ति मेरे समक्ष समान है। ठीक है। और इसमें लिखते हैं ना कोई बड़ा है तो ना कोई छोटा है। अब आपको बात समझ में आ चुकी है ना? तो ये होती है इक्विलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट एक चीज और थी मैं बताना चाहूंगा। एक था हमारा दूसरा, विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण। मुझे एक बात बताइए आप सभी, विधियों के समान संरक्षण है भैया, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अब ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, विधियों के समक्ष या विधियों के समान संरक्षण। तो ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून प्रोटेक्शन देता है। कानून क्या देता है? प्रोटेक्शन। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कानून तो लोगों के डराने के लिए बनता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो ये नफरत भरी हुई है कानून के प्रति, कानून के खिलाफ, जो आप ये शब्दावली यूज करते हैं कि कानून तो सरकार इसलिए बनाती है ताकि वो जनता को दबा सके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज हमारी नरेंद्र मोदी जी सरकार ने ये क्लियर कर दिया है, यानी हमारे जब भारतीय दंड संहिता चलती थी, जिसका नाम है इंडियन पीनल कोड, चलता था 1862 का इंडियन पीनल कोड चलता था हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सीआरपीसी चलता था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हमारे यहाँ पे क्या चलता था? बीएनएस चलता, वो सॉरी ये इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईएसी। यानी हमारे भारत में
पहले 3 प्रकार के कानून चलते थे, उनका नाम था क्या था, जैसे कि एक था इंडियन पीनल कोड, एक था सीआरपीसी, एक था इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी कुल मिला के 3 एक्ट हमारे यहां पे काम कर रहे थे ना, यही तो सेक्शन थे। इंडियन पीनल कोड, इसका नाम क्या था, भारतीय दंड संहिता, यानी ये तो दंड देगी भैया, किसी को नहीं छोड़ेगी। तो एक होता है दंड देना, यानी किसी को डराना कि दंड मिलेगा आपको, जैसे मेट्रो में लिखा होता है ना कि यदि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति ने मेट्रो के दरवाजों से छेड़छाड़ की, उन्हें उन्हें उनमें बाधा पहुंचाई, तो 5,000 जुर्माना या 4 वर्ष की कैद या दोनों प्रकार की हो सकती है। तो कुल मिला के ये थी भारतीय दंड संहिता। एक थी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेकिन एक क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट। आज इंडियन पीनल कोड का नाम क्या कर दिया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। एक सीआरपीसी का नाम क्या कर दिया है, बीएनएसएस, यानी भारतीय न्याय कुछ सुरक्षा संहिता है ना, सुरक्षा संहिता ऐसे कर दिया है। यानी कुल मिला के आप पहले दंड दिया जाता था, आज न्याय दिया जाता है। तो ये क्या बात है, यानी है हमारी नरेंद्र मोदी जी सरकार में पहली बार किसी सरकार ने एक दंड का नाम बदल के न्याय किया कि भाई व्यक्तियों को दंड मत दीजिए, हाँ दंड मिलना चाहिए, जो व्यक्ति अपराधी है उसको दंड मिलेगा, ये बात पक्की है। तो कुल मिला के कानून आपका प्रोटेक्शन करता है, ना कि आपके खिलाफ काम करता है। तो ये कहता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में, समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति, यानी समाज है, सोसाइटी में कई सारी क्लास होती हैं, उन क्लास में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति है, यानी प्रिविलेजेस, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये हो गया आपका विधियों के समान संरक्षण। और मैं आपको बता दूं, आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधियों के समक्ष समानता, इस प्रकार के कानून को, यानी इस प्रकार की धारणा को, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को देश के यानी विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन। इसको लिया गया है डियर ब्रिटेन के संविधान से। हालांकि वहां देखिए संविधान नहीं है, राजा का जवान ही राजा का संविधान होती है वहां, तो ये ब्रिटेन का संविधान है, यानी ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, विधियों के समान संरक्षण जो है इसको लिया गया है कहां से, इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये अमेरिका का संविधान काम करता है यहां, और अमेरिका का संविधान आपको पता है ये हमारे भारत यानी हमारे विश्व का सबसे पुराना और प्राचीन संविधान है, और प्राचीन लोकतंत्र हमारे अमेरिका में काम करता है। और आप सभी को बता दूं, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अभी 2024 के, वहां पर राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री चुनाव की तरह होते हैं, यानी यहाँ के लोकसभा चुनाव और वहां के राष्ट्रपति चुनाव बराबर समान होते हैं। तो कुल मिला के बताया जाता है, हाँ प्रोसीजर अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, प्रोसीजर अलग हो सकता है, ठीक है। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली काम करती है, राष्ट्रपति सरकार काम करती है वहां पर। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत हुई है अभी, डोनाल्ड ट्रंप की, यानी डोनाल्ड जे ट्रंप वहां पे जीत चुके हैं। चलिए, पहले सरकार किसकी थी, जो बाइडेन की। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जो बाइडेन से पहले भी काम कर चुके हैं, पहले बराक ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, फिर जो बाइडेन आए, और जो बाइडेन के बाद कौन है, फिर जो डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, ठीक है। तो और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल की अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, वो हार चुकी हैं, वो राष्ट्रपति का भी कंपटीटर थी डोनाल्ड ट्रंप की, हालांकि वो हार चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। चलिए, तो हमारे भारत से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप व्यक्ति हैं जिन्होंने एक समय, पता है आपको, जब चाइना से कोरोना वायरस फैला था पूरे विश्व में, पूरे विश्व की तहस नहस मचा दिया इसने। कितनी मौतें हुई आप सभी को पता है, दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख मौतें होती थी कोविड से, समझे ना। तो कोविड से जो मौतें हुई हैं उसका कारण केवल चाइना थी, चाइना की सरकार थी,
जो वुहान रिसर्च सेंटर से जो कोरोना रिलीज हुआ था वायरस, अब किया था या करवाया था हमें नहीं पता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ही वही व्यक्ति है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा ताकतवर राष्ट्रपति है। ये व्यक्ति सनकी है थोड़ा। सनकी का मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कभी कभी किसी का सनकपन इतना अच्छा होता है कि जो डिसीजन लेने के नहीं होते, फिर जो जो जिन डिसीजनों को लेने की क्षमता होती है और उनमें किसी प्रकार से देरी होती है। देखो, सनकी आदमी दो तरीके का होता है। एक सनकी ये होता है, मान लो एक्स नाम का व्यक्ति और वाई नाम का व्यक्ति है। एक्स नाम का व्यक्ति सनकी इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, वो क्या करता है, जो काम करने के नहीं होते, जो समाज के लिए नुकसान पहुंचाएगा, उन चीजों पर ज्यादा काम करेगा। तो ये तो कर देगा समाज का पनिया ढाल, ये समाज को खत्म कर देगा, एक दिन पूरी तरह विनाश कर देगा उसका। ये देश, समाज, राज्य सबको खत्म कर देगा। ये जिंदा लोगों को खा जाएगा। सनकी लोगों को सत्ता दे दी तो मैंने, एक्स प्रकार के सनकी। लेकिन वाई प्रकार के सनकी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि जिन कामों में देरी हो रही थी, जैसे कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना है मान लो, और पिछली सरकार ने महिलाओं को गैस सिलेंडर देने में कई सालों लगा दिए या डिसीजन ले नहीं पाए। तो अब वाई नाम का सनकी व्यक्ति आएगा। वाई नाम का सनकी व्यक्ति समाज को सुधारने में सनकी है। ये एक्स की तरह नहीं है जो समाज को बिगाड़ेगा, ये वाई की तरह है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये वाई की तरह। जैसे चीन से जब वायरस फैला था तो WHO की टीम जो थी वो चीन नहीं जा रही थी, बार बार आनाकानी कर रही थी कि नहीं नहीं वहां से नहीं फैला है हम। लेकिन फिर भी जब अमेरिका के बतौर राष्ट्रपति, कोविड में डोनाल्ड ट्रंप भी थे, बतौर राष्ट्रपति 2019-20 के आसपास डोनाल्ड ट्रंप थे, लास्ट सरकार थी वहां की। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी भाई साहब। बोला कि जब तक तुम चीन की वुहान लैब में जाके रिसर्च नहीं करोगे, वहां की इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे WHO, तब तक मैं आपको फंडिंग दूंगा ही नहीं। और आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही संस्था काम करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी फंडिंग होती है अमेरिका से। अमेरिका ने फंडिंग रोक दी उसकी। अब सोचो, WHO के पास पैसा नहीं है। WHO के पास जब पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा? तो यही चीज होती है कि इतना शक्तिशाली देश जब किसी भी इंस्टीट्यूट की फंडिंग रोक देता है ना, तो वो तितर बितर हो जाते हैं। जब जाके WHO ने अपनी टीम चीन में भेजी है कि जाओ वुहान में, ये व्यक्ति था एकमात्र विश्व, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा सरकार, एक ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कभी भी उसे कोरोना वायरस नहीं बोला। उसने हमेशा से उसको चीनी वायरस बोला है। ये वो आदमी है भाई साहब। अच्छी बात है, भारत के साथ मित्रता अच्छी रहेगी, संबंध अच्छे होंगे। लेकिन अब कनाडा की नौबत आने वाली है, खैर देखेंगे आगे। तो चलिए, ये आर्टिकल था। लेकिन अब आपको बहुत बुरा लगने वाला है और अच्छा भी लगने वाला है कुछ व्यक्तियों को। जैसे आप सभी को पता है, मैंने एक बात बोली थी आपसे कि विधियों के समक्ष समानता, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊंचा है या नीचा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा है या छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये बात ये कहता है। लेकिन, और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन आज भी हमारे संविधान में कई सारे पद ऐसे हैं जो उनको एक विशेष अधिकार देते हैं। उनको क्या देते हैं? विशेष अधिकार देते हैं। आप सुनिए, लिखेंगे अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, अपवाद। देखिए, अब अपवाद कैसे हो सकता है एक बार, जैसे कि मान लो हम अपनी की बात कर लेते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी में चारों तरफ 50 लोग रहते हैं और 50 लोग जो रहते हैं वो बराबर हैं, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल में एक अपवाद भी है, जो विशेष प्रकार की, यानी VVIP पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनके लिए ये कुछ सहूलियत भी देता है यही आर्टिकल। तो वो आर्टिकल 14 में, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में नहीं आते। समझ गए? अब देखें कैसे। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन इसमें हो सकते हैं। हमारे भारत में कुछ बड़े बड़े पद ऐसे हैं आज भी,
हमारे भारत में कुछ बड़े बड़े पद ऐसे भी हैं आज भी जो ये कहते हैं कि हमको बेसिस अधिकार है। हालांकि बेसिस अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी पद की गरिमा, उनकी पद की स्वतंत्रता और उनकी पद की प्रतिष्ठा, जिसे कहते हैं डिग्निटी ऑफ द पोस्ट, पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनके साथ यह आर्टिकल एक बेस्ट ट्रीटमेंट करता है। और कैसे करता है देखें। एक्सेप्शन, जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति आप सभी को पता है यह पद भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इसके ऊपर कोई नहीं, इसके ऊपर सिर्फ एक है, वो है संविधान खुद। यानी इस पद से बड़ा कोई पद नहीं। समझ रहे हो ना। तो भारत का राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च पद है, भारत के राष्ट्रपति को यह क्या सहूलियत देता है मैं आपको बता दूं। यह भारत के राष्ट्रपति के लिए बेसिस अधिकार देता है। यह कहता है कि जब तक भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर विराजमान है, अपने पद पर बैठा हुआ है, ठीक है, अपने पद पर, प्रॉफिट ऑफिस पे, मतलब लाभ के पद पर है, अपने पद पर है, भारत का राष्ट्रपति यदि अपने पद पर बैठा हुआ है तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध भी कर देता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल दीवानी मामलों को छोड़कर। यानी सिविल केस के को छोड़कर उसे किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता भारत के राष्ट्रपति को। यानी भारत के राष्ट्रपति को अपने किसी भी भारत के राज्य की कोई भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक वो अपने पद पर बैठा हुआ है। हां, लेकिन दीवानी मामलों के अंदर, सिविल केस के अंदर, जैसे कि विवाह है, तलाक है, सिविल केस के अंदर भी उसे गिरफ्तार करने से पहले आपको 1 महीने या 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। केवल सिविल केस की क्रियाविधि चल सकती है। यानी यदि कोई भी आरोप लगता है तो सिविल केस पर ही आरोप लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, अन्यथा भारत के राष्ट्रपति को किसी भी स्थिति में यदि वो अपने पद पर है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत का राजा होता है और राजा कभी गलत नहीं हो सकता। ये बात पुराणों में कही गई है कि भारत कोई भी राजा गलत नहीं हो सकता। हालांकि कई राजा गलत भी काम करते हैं, कई अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रथा रही है, हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन रहा है, उसमें यह कहा जाता है कि भारत कोई भी राजा एक ईश्वर की उपाधि रखता है और राजा को ईश्वर माना गया है, भगवान भी माना गया है, क्योंकि वही तो प्रजा का रखवाला है, वही प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा। यानी वह प्रजा का एक दूसरा गार्जियन होता है। तो कुल मिला के भारत के राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार है कि उसे पद पर रहते हुए, यानी भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को पद अवधि के दौरान पदावधि के दौरान दीवानी मामलों को छोड़कर दीवानी मामलों को छोड़कर दीवानी मामलों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समझे आप? तो कुल मिला के बात मेरी समझ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छे। और जैसे कि और भी हैं, और एक पद, एक है संसदीय विशेष अधिकार, लिख सकते हैं आप, इसे कहते हैं संसदीय विशेष अधिकार। आप कहोगे सर ये संसदीय विशेष अधिकार क्या है? और मैं आपको बता दूं ये हमारे आर्टिकल में आते हैं 105 में। जब हम संसद पढ़ाएंगे तो संसद में आर्टिकल 105 आता है, वहां पढ़ाएंगे आपको संसदीय विशेष अधिकार। ये संसदीय विशेष अधिकार का मतलब होता है, समझ लीजिए, केवल ये होता है कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी दल से आता है, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे किसी अन्य पार्टी से आए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, यदि वो पार्लियामेंट का मेंबर है या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है तो उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। समझे? जैसे कि गिरफ्तारी से संरक्षण, जैसे गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी यदि संसद की कार्यवाही चल रही है
और कोई भी सांसद संसद के अंदर उस कार्रवाई में भाग ले रहा है, तो पुलिस किसी भी तरह, यदि उसके पास वारंट ही क्यों ना हो, वो वारंट लेके कभी भी संसद की कार्रवाई में बाधा डाल के उस सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकती। समझ गए ना? ओके। केवल दीवानी, हां, संसद की कार्रवाई यदि खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद यदि जब वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट संसद के गेट से बाहर आएगा, तब उसकी परमिशन से ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कुछ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं बच्चों, जो उसके लिए बहुत काम आते हैं। किसके लिए? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आप समझो, मान लो मैं एक्स नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया और एक्स नाम का व्यक्ति कहीं का एमपी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, तभी तो कहां बैठा है? तभी दिल्ली बैठा है। ये व्यक्ति दिल्ली की संसद में बैठा है, चलो बढ़िया, मान लिया। अब दिल्ली में संसद काम कर रही है तो संसद में बैठा है एमपी। अब एक्स नाम का एमपी मान लो गिरफ्तार कर लिया, कहां पर? हॉल के अंदर, जो पार्लियामेंट का एक हॉल है जिसे आप असेंबली हॉल कहते हैं, वहां पर बैठा हुआ है और वहां पर इसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। समझे? कांस्टेबल आए, इंस्पेक्टर आए, चलो भाई चलो, हथकड़ी पहना के चल दिए। ठीक है, लोकसभा स्पीकर साहब देखता रह गया, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? आप समझ रहे हो ना? तो इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि इसको गिरफ्तार कर लिया ना, तो आप सोचो कि एमपी जो है, जिस क्षेत्र का एमपी है, वो क्षेत्र का एमपी का मतलब होता है कि उस क्षेत्र के लोगों ने इनको क्या दिया था? वोट दिया था, तभी तो जीता। तो इसलिए असेंबली हॉल में इसका गिरफ्तार होना उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इसको एमपी बनाया। तो इसलिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की पद की गरिमा को, इनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे। मान लो कल को मैं एमपी बन जाता हूं, मान लो कल को मैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हूं और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा जहां पर बर्थ प्लेस है, मैं वहां से जीत गया, तो लोगों ने मुझे जिताया, फिर मैं आके दिल्ली की संसद में आके बैठा हूं। अब दिल्ली की संसद में बैठा हूं, वहां पर मैं किसी कार्रवाई में भाग ले रहा हूं, ठीक है, जहां पर मेरा होना बहुत जरूरी है और देश के लिए सबसे बड़ा कानून भी बन रहा है उस समय। ठीक है, मैं वहां पर बैठा हूं, चाहे मैं उस कानून का समर्थन करूं या ना करूं, वो मेरा पर्सनल मैटर है, समझे ना, या वो मेरी पार्टी का मैटर हो सकता है, लेकिन मैं उस कानून के बनने के समय मौजूद हूं, मैं उसको सुन रहा हूं और उसी समय पुलिस आकर मुझे ले जाती है। तो इसमें एक तो संविधान का अपमान है, क्योंकि कानून के बनते समय इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए थे संसद में, जबकि मैं तो गिरफ्तार हो गया, मुझे तो पुलिस ले गई, तो मेरा वोट तो काउंट होगा ही नहीं, अब ना हाँ में ना हाँ में। ठीक है, अब क्या होता है? तो एक तो संविधान का अपमान, दूसरा जिन लोगों ने उसको जिताया, और आप सभी को पता है हमारी राजनीति में कई सारे नेता हैं जिनके आज कर्रे भक्त बने हुए हैं, तो मैं आप फिर भी कह रहा हूं, तो इसलिए कहा जाता है कि आप क्या करते हैं उस समय? तो एक तो जनता का सुझाव होता है, एक संविधान का, तो दोनों के मिला के पद की प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा और उसके किसी प्रकार के कार्य में बाधा ना पहुंचे, चाहे उसने क्राइम ही क्यों ना किया हो, आप उसे भारत गिरफ्तार करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। अंदर संसद का काम चल रहा है, वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो कानून को बनाने में साथ दे रहा है, तो लिख सकते हैं आप यहां पर संसदीय विशेष अधिकार। मैं समझा रहा हूं, केवल आप केवल समझ लीजिए इसको, ठीक है? चलिए, अब आते हैं दूसरी बात, और कौन से अधिकार हो सकते हैं बताइए? संसदीय विशेष अधिकार हैं, ऐसे ही अधिकार होते हैं किसके लिए? राज्य विधानमंडल अधिकार। देखें, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल विशेष अधिकार। ये सेम, ये वही अधिकार हैं, यानी जो संसदीय अधिकार हैं वही राज्य विधानमंडल विशेष अधिकार है। जैसे कि हमारे भारत में संसद कानून बनाती है, हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्था है कानून बनाने में संसद। सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? कानून बनाने में संसद है। उसी प्रकार से राज्य की सबसे बड़ी संस्था क्या होती है? वहां की विधानसभा, वहां की विधान परिषद।
तो समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? चलिए अब आते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सरकार या कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो लिखेंगे कि संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति से, संविधान के अनुसार आप लिख सकते हैं धर्म, जाति, लिंग यानी रिलीजियस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे और जेंडर बेसिस पे, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बता दूं, क्या भेदभाव करने, ना करने या करने का काम केवल सरकार ही करती है क्या? मतलब यदि मान लो आपके पड़ोस में एक साइड वाला घर है और एक आपका घर है, आपके साथ सरकार भेदभाव करे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अरे सरकार ने तो धर्म देखा है, सरकार ने तो जाति देख ली। मुझे आज के हमारे इस भारत में जो अभी इस समय चल रहा है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कभी कभी जब सरकार जातिवाद करती है, सरकार धार्मिक धर्म में जब भेदभाव करती है, तब तो आप बड़ी जल्दी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बड़ी स्टोरी लगा देते हैं कि देखो सरकार जातिवाद कर रही है, सरकार धार्मिक भेदभाव कर रही है। और जब आपकी सोसाइटी में कुछ लोग जातिवाद और धार्मिक भेदभाव करते हैं, तब लोगों का मुंह चुप हो जाता है। तो यही चीज है, यानी यह अनुच्छेद यही कह रहा है आपसे कि चाहे सरकार व्यक्तियों के साथ करे, चाहे व्यक्ति के साथ करे, और चाहे कोई कंपनी या रजिस्टर्ड काउंसिल, ऑफिस यानी कार्यालय किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति के साथ, या तो कोई यूनिट किसी व्यक्ति से कर रहा है, या कोई व्यक्ति से कर रहा है, या सरकार व्यक्ति से कर रही है भेदभाव। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जैसे कि कल को मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, तो ऑफिस क्या हो गई? एक यूनिट हो गई। अब वो यूनिट मेरे साथ क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है। मैं तो हिंदू हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो ईसाई हूं, समझे ना? तो कुल मिला के वो मुझसे भेदभाव कर रही है। तो यूनिट का व्यक्ति से भेदभाव। अब मान लो कल को मैं किसी दोस्त से मिलने गया, दोस्त ने मेरे साथ भेदभाव कर दिया, या दोस्त नहीं, मैं किसी सोसाइटी में रहता हूं और वो सोसाइटी मुझसे दूर भागती है। क्यों भागती है? क्योंकि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हो सकता हूं। तो कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति का भेदभाव हो गया। समझ गए? अब आते हैं किस पर? सरकार का। यदि सरकार मुझ पर किसी भी तरीके का कोई प्रोहिबिटेशन लगा देती है कि आप यहां नहीं जाओगे, आप वहां नहीं जाओगे क्योंकि आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो, तो सरकार मुझसे भेदभाव कर रही, तो यह सरकार का व्यक्ति से भेदभाव हो गया। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि इस अनुच्छेद में आप लिख सकते हैं कि इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति से तथा या फिर लिख सकते हैं या व्यक्ति से या व्यक्ति से और या क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है या कोई निजी इकाई या सरकारी इकाई।
या कोई भी परिषद यानी काउंसिल, सार्वजनिक इकाई, सार्वजनिक इकाई या निजी इकाई, प्राइवेट यूनिट यानी प्राइवेट ऑफिस होते ना कई सारे, तो वो व्यक्ति से, निजी इकाई व्यक्ति से। किसी भी तरीके का यानी किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी प्रकार का। ठीक है, अब किसी भी प्रकार में आते हैं आपके धार्मिक भेदभाव आता है, जैसा कि आजकल देखो, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम सरकार पर उंगली उठाने से पहले हमें 10 बार अपने अंदर झांककर यह सोचना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में किस प्रकार का आज डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है और हो रहा है, लगातार हो रहा है, 20 सालों से 30 सालों से हो रहा है। लगातार पीढ़ियां धार्मिक भेदभाव भी कर रही हैं। आप उन आज भी भारत के कई गांवों में जाकर देख सकते हैं। मैं अभी तमिलनाडु के एक गांव की बात करता हूं, बालीगोंडापुरम। बालीगोंडापुरम भी यही कहता है। क्या कहता है भाई साहब? उसकी कहानियां ये कहती हैं, ऊंचे जाति के लोग ये कहते हैं कि निचली जातियों से कि आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। ये कितना शर्मनाक बयान है, आप सोच रहे हैं। लेकिन यदि तमिलनाडु की सरकार किसी प्रकार का भेदभाव करने लग जाए तो उसी बालीगोंडापुरम के गांव के लोग क्या बोलेंगे सरकार से कि देखो भाई साहब जातिवाद करते हैं। यही चीज है। तो पहले अपने ग्रीवान के अंदर झांक कर देखना चाहिए, फिर सरकार पर यह आरोप लगाना चाहिए कि आप भेदभाव करते हैं। सरकार तो फिर भी चलो वोट बैंक की वजह से या किसी भी राजनीतिक कारण की वजह से समानता तो स्थापित कर लेती है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीने इस बेस पर नहीं देता क्योंकि उसकी जाति अलग है, उसकी उपजाति अलग है। इसलिए समझे ना, यानी एक कहावत चलती है जाति शब्द, ये जाति है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ये तो बताया कि धार्मिक, जाति, लिंग बेसिस पे, मूल बेसिस पे, जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार तो हमसे भेदभाव कर रही है। आज हम तो गिरवान में अंदर तब जाकर देखेंगे जब हम सरकार से निपट लें। चलो भैया ठीक है, तो क्वेश्चन एक आएगा आपके मन में और हमेशा आएगा। एक तो क्वेश्चन आ सकता है रिजर्वेशन को लेके कि सर रिजर्वेशन या तो सबको हटा देना चाहिए, भाई सबको समानता दे दीजिए। आपने उन जातियों के लिए या सरकार ने रिजर्वेशन का जो प्रावधान कर रखा है ये तो असमानता हो गई, भाई उसको रिजर्वेशन क्यों, हमें क्यों नहीं। चलो मान लिया ये भेदभाव हो सकता है, अभी के लिए मान लेते हैं, लेकिन इसका जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाएगा आपको तब तक आप इसे किसी प्रकार से आप गलत नहीं सोचेंगे इसके बारे में। मैं इतना बता दूं, आरक्षण को मैं समानता मानता हूं, मैं इसको प्रॉपर इक्वलिटी मानता हूं, लेकिन इक्वलिटी तभी मानता हूं जब जरूरतमंद को आरक्षण मिले। ऐसा नहीं है कि आप किसी के आरक्षण की झोली से बैग वो टॉफियों का थैला भरा हुआ है, उसमें से टॉफी मुट्ठी भरी आपने और किसी को बांट दी। ये जवाहरत नहीं है, ये कुछ सोना चांदी थोड़ी है किसी को बांट दिया। नहीं, आरक्षण एक वो संवेदनशील मुद्दा है भारत का, और संवेदनशील वो इसलिए है क्योंकि अभी तक सरकार उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिनको आरक्षण वास्तव में चाहिए होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन का सब क्लासिफिकेशन किया था ना, उसमें क्या किया है, उसमें यही कहना है कि जो वास्तव में पिछड़ी जातियां हैं, जो वास्तव में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जो वास्तव में SC और ST हैं, आज भी वो पेन तक नहीं पकड़ सकते, उनको रिजर्वेशन नहीं है, जबकि उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। तो यही था सब क्लासिफिकेशन जो एक समानता स्थापित करता है। अब कुल मिला के आपके मन में क्वेश्चन एक तो आरक्षण को लेकर आ सकता है कि सर आर्टिकल 15 आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ है। चलो, तो एक तो आरक्षण का एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है आपका कि सर जब गवर्नमेंट हमसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाती है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में हमने देखा है उसमें जाति लिखी होती है सर, ठीक है, जाति लिखी होती है, उपजाति लिखी होती है, धर्म लिखा होता है, उसके अलावा फिर आप फीमेल हैं मेल हैं ये भी लिखा होता है। तो ऐसे ऐसे कई दिमाग में हमारे क्वेश्चन भर जाते हैं।
जैसे आप कहीं भी एसएससी का या यूपीएससी का जब फॉर्म फिल करते हैं या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए जो फॉर्म लाते हैं ई मित्र से, तो उसमें लिखा होता है जाति क्या है आपकी, उपजाति क्या है आपकी, आपका धर्म क्या है, आपका जेंडर क्या है, कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक क्वेश्चन आपसे उठ सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कि सर इसमें तो सारी चीज पूछी जाती है, जब सरकारी हमसे पूछ रही है कि आपका जाति, आपका धर्म, आपका जेंडर क्या है, तो सरकार तो भेदभाव कर रही है। तो दो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकते हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म को लेके और एक रिजर्वेशन को लेके। और आर्टिकल 15 क्या कहता है बच्चों, सभी के सामने स्पष्ट कर दिया है मैंने। आर्टिकल 15 अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति से या व्यक्ति से या कोई भी परिषद या पब्लिक यूनिट या प्राइवेट यूनिट या कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी या रजिस्टर्ड काउंसिल किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये हमारे आर्टिकल 1 था, सॉरी आर्टिकल 15 था। लेकिन 15 का सब क्लॉज 1 हम कल पढ़ेंगे, सब क्लॉज 2 हम कल पढ़ेंगे और 3 भी, यानी सारे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 तक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इन दो क्वेश्चनों को अपने अंदर रखिए समा के। यदि हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि आरक्षण 15 के किस सब क्लॉज में आता है और सर आप इसे समानता क्यों कह रहे हो, ये भी मैं कल बताऊंगा। सर एप्लीकेशन फॉर्म को आप समानता क्यों कह रहे हो, आप हमें ये बता दीजिए, क्योंकि कल को आप ये मत बोलना कि 14 से लेके 18 में मैंने समानता का अधिकार लिखा था, समानता का अधिकार लिखा था। तो यदि मैं इसको समानता के सही में, इस इक्वलिटी के क्राइटेरिया में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब जाके बोलना कि हाँ सर ये समानता स्थापित नहीं करता। लेकिन अभी तक ये सस्पेंस है, जब तक आप क्लैरिफिकेशन ना सुन लें किसी का, तब तक आप उसे जज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके ऊपर एक बंदिश है। अभी आप आरक्षण को लेके और एप्लीकेशन फॉर्म को लेके कुछ मत सोचिएगा। हाँ, रिजर्वेशन को लेके कुछ लोगों का मत फिर भी ठीक आता है, कुछ लोगों का मत हमेशा गलत ही आता है, वो सोच सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को लेके प्लीज अभी अपनी सोच को थामे रखिए, बंद रखिए डिब्बी में। कल इस पर डिस्कस करेंगे हम, और अभी के लिए हम लेक्चर की समाप्ति करते हैं और फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कल नेक्स्ट पार्ट में हम अप्रोक्स लगभग यकीन मानते हैं कि 18 और 19 आर्टिकल तक हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अब छोटे छोटे आर्टिकल हैं, सब क्लॉज बताना है, इनका क्लैरिफिकेशन देना है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और सभी को मेरा नमस्कार। सभी अच्छे रहें, खुश रहें,